नमस्कार साथियों, स्टडी पॉइंट शिवानंद में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक्ट हम पढ़ेंगे। आज जिस जिस एक्ट को हमको कवर करना है उस एक्ट को हम देखते हैं कि हम आज के लेक्चर में कौन कौन सा अधिनियम कवर करेंगे। तो पहले नंबर में हम कवर करेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पहले हम देखेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर हम देखेंगे 1786 का विशेष अधिनियम। 1786 का विशेष अधिनियम और उसके बाद हम देखेंगे 1793 का प्रथम 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट। आज के इस पूरे लेक्चर में हम इन तीन एक्ट को कवर करेंगे। इसके पहले हमने कवर किया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके पहले हमने कवर किया है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और आज हम यह तीन अधिनियम क्लियर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहला 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब हम आज के लेक्चर में देखेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। क्या देखेंगे? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है। इस एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट क्यों कहा जाता है? तो इसका कारण यह है कि इसको ड्राफ्ट किया था ब्रिटेन के एक प्राइम मिनिस्टर ने, जिनका नाम था, ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री जो उस समय प्रधानमंत्री थे, विलियम पिट्स द यंगर। इस एक्ट को ड्राफ्ट किया था विलियम पिट्स द यंगर साहब ने, इसलिए इनके नाम पर इस 1784 एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। तो अगर कभी क्वेश्चन बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट जब भारत में जब 1784 का एक्ट आया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट्स दी यंगर थे, जिनके नाम पे इसका नाम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। अब इस समय क्राउन कौन था इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्राउन इस समय थे जॉर्ज तृतीय। इस समय क्राउन कौन थे? क्राउन थे जॉर्ज तृतीय। अब इस एक्ट की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कारण है कि पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ ऐसी कमियां रह गई थी जिनको दूर करना अति आवश्यक था, क्योंकि कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य दोनों अलग अलग कार्य होते थे और वह उतना अच्छे से रेगुलेट नहीं हो पाते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट लाए जाने का सबसे बड़ा रीजन यह था, सबसे बड़ा कारण यह था, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां हैं उनको दूर करना। रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां हैं उनको दूर करना। कैसे दूर करना? रेगुलेटिंग एक्ट में इसके तहत जो कमी थी वह थी प्रशासन की और व्यापार की। तो इसके तहत प्रमुख जो प्रावधान था वह यह था कि कंपनी में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया। मतलब अब जो है कंपनी में एक डुबल गवर्नेंस बनाई जाएगी, एक द्वैध शासन की व्यवस्था बनाई जाएगी। मतलब एक दो बॉडी बनेगी। जैसे इसमें इन्होंने दो बॉडी बनाई, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस तरह से इस एक्ट के तहत कंपनी में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया तथा उसके व्यापारिक एवं राजनैतिक कार्यों को अलग कर दिया गया। मतलब व्यापारिक और राजनैतिक कार्य, राजनैतिक मतलब प्रशासन से संबंधित कार्य और व्यापारिक कार्य मतलब आर्थिक कार्य, इन दो कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 1, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया। हालांकि यह पहले से अस्तित्व में था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, ध्यान से देखिए, समझिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में जितने भी शेयर धारक हैं,
जितने भी शेयर धारक थे उनको कहा गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इनको क्या करना था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना था, व्यापारिक मामलों की देखरेख करना था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को यह कह दिया गया कि आप केवल व्यापारिक मामलों की देखरेख करेंगे और आप राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। आप राजनीतिक मामलों में, भारत के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो एक नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, एक नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बनाया गया। यह जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर है यह 6 सदस्यीय निकाय था। मतलब इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर में टोटल जो है 6 सदस्य थे और इन 6 के 6 सदस्य की जो नियुक्ति होती थी वह सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा होती थी, वह सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा होती थी। तो एक चीज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अलावा एक नए निकाय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को बनाया गया जो राजनीतिक मामलों की देखरेख करते थे। और यह जो 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति ब्रिटिश क्राउन के द्वारा की गई, यह सीधे किसके प्रति उत्तरदायी थी, यह सीधे ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थी। मतलब बड़े आराम से यहाँ पे डुअल गवर्नेंस के थ्रू कामों को पृथक कर दिया गया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को जो है नियुक्त किया गया। भारत में जो सीधा उत्तरदायी था किससे, वह अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता था, सीधा ब्रिटिश संसद को सौंपता था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ब्रिटेन जो है उसके कार्यों को अलग करके, व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग करके, एक कंट्रोल करके, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जरिए एक तरह का राजनीतिक मामलों में कंट्रोल लगाया। इस तरह जो रेगुलेटरी एक्ट की जो कमियां थी वह धीरे धीरे वह कमियां क्या हो गई, दूर हो गई। इसके अलावा इस एक्ट के तहत और क्या किया गया, तो इसके अलावा इस एक्ट के तहत जो कलकत्ता था, कलकत्ता प्रेसिडेंसी जो थी बंगाल में, इस कलकत्ता प्रेसिडेंसी को भारत की औपचारिक राजधानी बनाया गया। आज भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन जब यह एक्ट आया, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके तहत कलकत्ता को भारत की औपचारिक राजधानी बनाया गया। कलकत्ता को भारत की औपचारिक मतलब ऑफिशियल राजधानी बनाया गया। और ऑफिशियल कैपिटल बनाने के बाद जो भी भारत का क्षेत्र था जिसपे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना शासन प्रशासन फैलाया, उन सारे क्षेत्रों को, उन सारे भारतीय क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। एक शॉर्ट रिवीजन लेते हैं, फिर उसके बाद जो भी प्रोविजन बचते हैं उनको देखते हैं। ओवरऑल पूरा पिट्स इंडिया एक्ट बता दिया है, लेकिन एक बार शॉर्ट रिवीजन लेते हैं। देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट लाया ही इसीलिए गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में व्यापारिक कार्यों और राजनीतिक कार्यों में कोई भी पृथक्करण नहीं किया गया था। लेकिन जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, उस एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक एवं राजनैतिक, कंपनी के व्यापारिक से यहाँ तात्पर्य है आर्थिक कार्य, जो आर्थिक क्रियाकलाप थे उनको राजनैतिक कार्यों, राजनैतिक से यहाँ आसन है, यहाँ राजनैतिक से आशय है प्रशासन से। तो कंपनी के व्यापारिक और राजनैतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये थे कंपनी के जो शेयर धारक थे, उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा गया। ये कंपनी के शेयर धारक थे। इनके अधीन कंपनी के सारे व्यापारिक कार्य, इनके अधीन कंपनी के सारे व्यापारिक कार्य कर दिए गए तथा कंपनी के राजनैतिक कार्यों के लिए एक 6 सदस्यीय निकाय
बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की नियुक्ति की गई। मतलब ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था ये व्यापारिक कार्यों का संपादन करेंगे और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे ये राजनीतिक कार्यों का संपादन करेंगे। और इस बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की में कुल 6 सदस्य होंगे। इन 6 सदस्यों की जो नियुक्ति होगी वो सीधे ब्रिटिश क्राउन द्वारा की जाएगी और ये अपनी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद को सौंपेंगे। तो यह पिट्स इंडिया एक्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन था। इसके बाद क्या किया गया कि इसके अलावा अगर और आप देखें तो जो गवर्नर जनरल था उसे वीटो की शक्ति प्रदान की गई। मतलब वह अपने निर्णयों में अगर गवर्नर जनरल चाहे तो किसी निर्णय को लेकर वीटो कर सकता है। मतलब बाकी कार्यकारिणी की अगर इच्छा भी हो और अगर गवर्नर जनरल ने वीटो कर दिया है तो उसको ऐसी शक्तियां प्राप्त हैं कि वो किसी भी मसले में वीटो कर सकता है। साथ ही एक बदलाव यह हुआ कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी इसमें हमने पढ़ा था कुल 4 सदस्य होते थे। इन सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। और इसके अलावा अगर हम देखें तो पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बंगाल में कलकत्ता को भारत की औपचारिक राजधानी बनाया गया, ऑफिशियल कैपिटल औपचारिक राजधानी बनाया गया तथा जो भारतीय क्षेत्र ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वायर किए थे उन्हें पहली बार 1784 के एक्ट के तहत ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो ये मुख्य प्रोविजन से 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम इसलिए रखा गया कि इस एक्ट को ड्राफ्ट किया था विलियम यंगर दी पिट्स साहब ने। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद हम अपना अगला अधिनियम देखते हैं। अगला हमारा अधिनियम है 1786 में एक अधिनियम आया था, 1786 का विशेष अधिनियम। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया, उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं 1786 का विशेष अधिनियम। यह एक विशेष अधिनियम था। इस समय भारत एंट्री होने वाली थी लॉर्ड कॉर्नवालिस की। लॉर्ड कॉर्नवालिस यह वही है जो अमेरिका में पराजित हो गया था, लेकिन चूंकि यह एक योग्य प्रशासक था, इसने आयरलैंड वगैरह में कई सारे और भी देशों में कई सारे रिफॉर्म किए थे, तो इसकी भारत एंट्री होना था। लेकिन यह भारत जाने से पहले इसने कुछ शर्तें रखी कि ठीक है मैं भारत चला जाऊंगा लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। इसकी शर्तें यह थी, इसने यह कहा कि मुझे भारत अगर भेजना है तो मुझे वहां का प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाए। मतलब इसकी सबसे पहली शर्त यह थी कि वह भारत जाएगा जब तो उसको वहां का प्रधान सेनापति नियुक्त किया जाएगा। तो 1786 का विशेष अधिनियम यह था कि इसके अंतर्गत जो गवर्नर जनरल था उसे प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। उसे क्या किया गया? प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया। मतलब सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? गवर्नर जनरल। जैसे आज आप देखिए तो भारत के संविधान में यह लिखा हुआ है कि भारत का प्रधान सेनापति जो होता है, या मतलब सारे सैन्य मामलों का जो सबसे सर्वे सर्वा अधिकारी होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक इसी तरह वहां के गवर्नर जनरल को, अब कंपनी के गवर्नर जनरल को भारत का प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया तथा उसे उसकी परिषद के निर्णयों को रद्द करने की शक्ति प्रदान की गई। मतलब अब गवर्नर जनरल को यह शक्ति हो गई
कि अगर उसकी कार्यकारिणी कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय को गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, उस निर्णय को रद्द कर सकता है। तो यह दो महत्वपूर्ण प्रोविजन आपको याद रखने हैं 1786 के विशेष अधिनियम के अंतर्गत। आपको यह दो प्रोविजन याद रखने हैं। अगला चलते हैं, अगला देखते हैं। अब अगला हमारा एक्ट है 1793 का प्रथम चार्टर। हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया, हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देख लिया, हमने 1786 का विशेष अधिनियम देख लिया। अब हम बात करेंगे पहले चार्टर की। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताए थे कि क्रम से 4 चार्टर हर 20 साल बाद पेश किए गए। तो अगर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को देखा जाए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को अगर हम केंद्र बिंदु माने, इस तरह से आप क्या है इन चार्टर्स को याद रख सकते हैं। पहला था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यह कोई चार्टर नहीं था, लेकिन इसमें अगर आप 20 प्लस करेंगे तो 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट आएगा। 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट आएगा। तो 1773 से 20 वर्ष बाद 1793 का प्रथम चार्टर, जिसकी आज हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और इसके बाद 1793 में प्लस 20 अगर आप करेंगे तो 1813 का चार्टर, 1813 का चार्टर, और 1813 के चार्टर के बाद हम देखेंगे 1833 का चार्टर, 1833 का चार्टर। तो इस तरह से अगर आप देखिए तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 1793 का प्रथम चार्टर आता है, 1793 के बाद 1813 का चार्टर आता है, 1813 के बाद 1833 का चार्टर आता है, और 1833 के बाद 1853 का चार्टर एक्ट आता है। 1853 का चार्टर एक्ट आता है। तो इस तरह से 4 चार्टर को आप प्लस 20 करके 20-20 ऐड करके 4 चार्टर को याद रख सकते हैं। 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट, इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए थे? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक एकाधिकारों को अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ाया गया। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्रशासनिक व व्यापारिक एकाधिकार थे, जिसकी चर्चा हमने 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में भी की थी, और पहले भी इसकी चर्चा की जा चुकी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कार्य था व्यापारिक और दूसरा काम था प्रशासनिक। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी को 1773 के चार्टर एक्ट तक व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाते गए। जैसे जब कंपनी आई थी 1600 में तो 15 वर्ष का चार्टर लेके आई थी, फिर उसके बाद 1773 में चार्टर बढ़ाया गया, फिर उसके बाद फिर 1773 के बाद फिर 1793 में फिर 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस तरह इसमें कंपनी के प्रशासनिक व व्यापारिक एकाधिकारों मतलब मोनोपोली को अगले 20 वर्षों मतलब 1793 से 1813 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन आगे हम अगर क्रम में देखेंगे तो अगर प्रशासनिक एकाधिकार तो बढ़ाता जाएगा, मतलब प्रशासनिक एकाधिकार बढ़ाता जाएगा, लेकिन व्यापारिक एकाधिकारों को क्या करता जाएगा? कम करता जाएगा, क्रमशः कम करता जाएगा। तो अभी फिलहाल 1793 तक स्थिति यह है कि अगले 20 वर्षों तक प्रशासनिक व व्यापारिक दोनों मोनोपोली, दोनों एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक के लिए क्या कर दिया गया? अगले 20 वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया गया। कि मतलब प्रशासनिक और व्यापारिक दृष्टि से अगर भारत में कोई भी कंपनी कार्य करेगी तो वह है सिर्फ कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी। उसे प्रशासनिक व व्यापारिक कार्यों में एकाधिकार प्राप्त रहेगा। मतलब कोई भी अन्य कंपनी भारत में व्यापारिक कार्य नहीं कर सकती है सिवाय ईस्ट इंडिया कंपनी की, और भारत में जो प्रशासन का दायित्व भी है किसके पास? सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के पास है। तो यह इसका पहला प्रोविजन था। अब दूसरा प्रोविजन यह था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी कर्मचारी थे और जितने भी अधिकारी थे, उन अधिकारियों
अधिकारियों और उन कर्मचारियों को जो वेतन है वह पहली बार भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई। मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों का जो वेतन होगा वह कंपनी भारतीय राजस्व से देगी। मतलब भारत में जो इनकम वो दर्ज करेंगे उसी राजस्व से, उसी रेवेन्यू से देने की व्यवस्था की गई। तो आप देख रहे हैं किस तरह अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन को भी भारतीय राजस्व में से देने की सर्वप्रथम व्यवस्था की गई। अगला प्रोविजन देखते हैं, जो अंतिम प्रोविजन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अन्य कंपनियों को व्यापारिक अनुमति प्रदान करने की शक्ति दे दी गई। मतलब अब जो है, एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है, एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि अब अगर कोई कंपनी, मान लीजिए यूरोप से या कहीं से भी अगर कोई कंपनी आती है तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी स्वयं क्या है, व्यापारिक अनुमति दे सकती है। मतलब वह उसको भारत में व्यापार करने की अनुमति दे सकती है, भारत में व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर सकती है। तो 1793 के प्रथम चार्टर एक्ट को हमने समझ लिया। इसके बाद हम 1813 के चार्टर एक्ट को समझेंगे। 1813 के अब में हम देखेंगे कि जो व्यापारिक अधिकार हैं उनको कुछ कम किया जाएगा। फिर 1833 का चार्टर पढ़ेंगे। 1833 के चार्टर में व्यापारिक अधिकारों को धीरे धीरे लगभग समाप्ति कर दिया जाएगा। फिर 1853 का एक्ट पढ़ेंगे। तो यह 4 चार्टर की श्रृंखला हम लगातार क्रम से पढ़ेंगे। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।